हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके की पाठशाला। और हम लोग बीपीएससी टीआरई पीवाईक्यू एनालिसिस के लास्ट सीरीज में है, जिसमें हम लोग 1 to 5 के टीआरई 3 के हिस्ट्री सेक्शन का एनालिसिस देख रहे हैं। हिस्ट्री सेक्शन का हम लोगों ने जितना भी प्रश्न पूछा गया है टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 में सारे सेक्शन का एनालिसिस हम लोगों ने करके रखा है। पीके की पाठशाला ये आप सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें सिर्फ और सिर्फ करेंट अफेयर्स का एनालिसिस नहीं किया गया है। बाद बाकी 40 मार्क्स का जो जीएस आता है उस सेक्शन से सारे प्रश्नों का एनालिसिस किया हुआ है और प्रश्नों की प्रवृत्ति को समझने की कोशिश की गई है। और यह कोशिश भरसक प्रयास किया गया है कि इस तरह से पता लगाया जाए किस तरह से प्रश्न जो प्रश्न पूछा गया है उसकी प्रवृत्ति क्या रही है और आगे टीआरई 4 में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसकी एक तरह से हम लोगों ने अनुमान लगाया है और उसी के आधार पर हम लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न क्या था। यह है, बिहार में उग्र कृषक नेता कौन थे। तो कृषक नेता का जहाँ बात आता है तो राजकुमार शुक्ल का नाम तो आता है, क्योंकि वो चंपारण के समय में गांधी जी को आमंत्रित किए थे चंपारण के लोगों के दुर्दशा को देखने हेतु, तो वो राजकुमार शुक्ल ही थे। लेकिन जो उग्र कृषक नेता की जब भी बात आएगी तो हम लोग करेंगे स्वामी शाहजानंद सरस्वती की चर्चा। इनके बारे में तो आप जाने हैं, जो बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो है सो संगठन का स्थापना भी इन्होंने ही किया था, कि इन्होंने स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने। और जो सबसे कब 1929, और सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो इनकी है वो है ऑल इंडिया किसान सभा का गठन कहाँ पर हुआ था, 1936 लखनऊ में जहाँ पे ये अध्यक्ष थे स्वामी शाहजानंद सरस्वती और एनजी रंगा सेक्रेटरी थे। क्लियर है। तो किसान सभा से एक प्रश्न पूछा गया है हर एक तैयारी में और यहाँ भी पूछा गया है। अगला प्रश्न, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया। तो शोषणकारी शक्तियों का द्योतक है अंग्रेजी शक्ति, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड अंग्रेजी शक्ति। तो 1856 और 55 में जो बिहार में एक आंदोलन हुआ था, संथालियों का आंदोलन, वो लैंड रेवेन्यू से लेकर और मतलब जैसो कुछ गलत तरीके से उनके आदिवासियों का अधिकार भूमि से बेदखल करने से संबंधित था। तो ये आंदोलन उस समय में नई व्यवस्था के कारण, कर की जो नई व्यवस्था लगाई गई थी उसके कारण है ये आंदोलन हुआ था। आगे बढ़े। हाँ, अब ये संथाल विद्रोह अगर आपने देख लिया है तो संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था, दमन कैसे हुआ, संथाल विद्रोह कैसे मर्ज हो जा रही है किसे 1857 की क्रांति के साथ, और इसके जो प्रमुख नेता थे सिद्धो कान्हो चानन भैरव, तो उनके नाम को आपको ध्यान में रखना है। आगे अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित की गई थी कब, 1882। अब आनंद मठ में जो है सो आनंद मठ से क्या लिया गया है, राष्ट्रगीत या राष्ट्रीय गान या वंदे मातरम, क्या लिया गया है। तो आनंद मठ में, या फिर आपको ये ध्यान में रखना है जो मुंडको उपनिषद और आनंद मठ का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस दोनों का आपको ध्यान में रखना है, जो मुंडको उपनिषद से क्या लिया गया है और आनंद मठ से क्या लिया गया है। क्लियर है। तो इसकी जो है सो यह प्रकाशित हुई थी 1882 में, और ये मेनली था सन्यासियों के विद्रोह से संबंधित इसमें बातें लिखी। सो 1882 में, और इसमें जो मेन चर्चा है सन्यासी विद्रोह के बारे में, सन्यासी विद्रोह से संबंधित इसमें चर्चा की गई है। और इसमें ये देखिए, इसमें एक बहुत ही मार्मिक कहानी दी हुई है, जो कब एक 1870 में एक अकाल आ गई थी। नहीं, 1870 का अकाल जो है बंगाल का फेमी बहुत ही खतरनाक अकाल आ गया था। उसमें जो है सो एक दंपति पति पत्नी दोनों, एक का नाम था कल्याणी और महेंद्र नाम था हस्बैंड का, वो लोग ट्रैप हो जाते हैं और वहाँ से निकलते हैं अपने
शहरी क्षेत्र के जाने के लिए, तो उसी बीच में अंग्रेजों के या कुछ लुटेरों द्वारा उन्हें घेर लिया जाता है, जिसमें पति पत्नी दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और पत्नी एक बच्चे के साथ जंगल की तरफ भाग जाती है, जहाँ पर उनकी रक्षा सन्यासियों के द्वारा की जाती है। वहीं से फिर ये सन्यासी आंदोलन होता है। तो ये उसी समय में इनकी रचना की गई है। सही आंसर है डी, सन्यासी विद्रोह। अगला है गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। अब देखिए गोलमेज, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन का आपको लिस्ट बनाना है। इस तीनों में कौन कौन प्रेजेंट थे सो लिखना है, कहाँ हुआ था, कब से कब तिथि थी। पहले गोलमेज सम्मेलन का आउटपुट क्या है, दूसरे का आउटपुट क्या है, तीसरे का आउटपुट क्या है, ये इतना लिखना है। गवर्नर जनरल कौन थे, और एक चीज पूछा जाता है जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर उस समय में कौन थे। ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। मैं अभी प्रथम गोलमेज का बता दे रहा हूँ और तीनों गोलमेज का एक साथ कंपेरेटिव मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा इससे संबंधित। तो देखिए ये पहला गोलमेज हुआ सम्मेलन हुआ था, वैसे तो लंदन में तीनों ही हुआ था, ये लंदन में हुआ था। उसके बाद ये डेट है कब से कब, 12 नवंबर, ध्यान में रखिएगा ये डेट भी पूछा जाता है क्योंकि बीपीएससी कंबाइन में भी पूछा हुआ कई बार। 12 नवंबर 1932, 2 जनवरी 1931 तक ये चला था। क्लियर है। उसके बाद इसमें उस समय में गवर्नर जनरल थे लिनली, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन। और क्या पूछा जाता है इसमें, BR अम्बेडकर ने भाग लिया था, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। विमेन की तरफ से पार्टिसिपेट की थी बेगम जहां आरा, शाहनवाज एंड राधाबाई सुब्रमण्यम। इसके बाद इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ याद करने के लिए, चेयरमैन, इसको चेयर्ड किन के द्वारा किया गया था, चेयरमैन थे जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के, वो थे रेमसे मैकडोनाल्ड। इतना चीज़ याद रखना है। तो सही उत्तर है इसका सी, इरविन, लॉर्ड इरविन। बढ़े अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 1953 पुनर्गठन आयोग मतलब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट कमेटी के सदस्य थे। तो देखिए जो आपको इसमें ध्यान रखना है, इसमें 3 आयोग का गठन हुआ। सबसे पहले हुआ था एसके धर का। ये कब हुआ था, 1 जून 1948 को। और अपना रिपोर्ट कब सौंपा था, ये रिपोर्ट सौंपा था दिसंबर 1948 में। यहाँ तक कोई दिक्कत है। और इन्होंने ये बताया, इस रिपोर्ट में यह था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर न होके क्या किस आधार पर होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर, मतलब प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, प्रशासनिक सहूलियत के आधार पर। ठीक है। इस रिपोर्ट के सबमिट होने के जस्ट बाद ही सरकार में कांग्रेस थी। कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया के मेंबरशिप में, इन लोगों के देखरेख में एक नए आयोग का गठन किया और उस आयोग का नाम था JVP, J फॉर वल्लभ भाई पटेल एंड P फॉर पट्टाभी सीतारामैया। इस आयोग का गठन किया जाता है दिसंबर 1948 में। क्लियर है। और कांग्रेस के द्वारा की गई। और यह आयोग जो अपना रिपोर्ट सौंपती है वो सौंपती है अप्रैल 1949 में। और पूर्ण रूप से पूरी तरह से भाषा के आधार पर किसी राज्य के पुनर्गठन के बात को या मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया इन्होंने। भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का पुनर्गठन नहीं हो सकता है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन होता क्या है, जो अक्टूबर 1953 में, अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर एक राज्य का पुनर्गठन करना पड़ जाता है। वो भी क्यों, आंध्रा के जो थे श्री रामालू सीताराम जो चले गए थे 56 द्वीप के फास्ट पर, उनकी मृत्यु भी हो गई थी। अब वो भाषा के आधार पर राज्य का मांग करने लगे और उनके क्रिटिकल स्थिति के कारण देश में विद्रोह होने की संभावना उत्पन्न हो गई। तो उसे रोकने हेतु पहला राज्य जो भाषा के आधार पर गठित किया गया वो था आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषा बोलने वाले की अधिकता थी इस क्षेत्र में और मद्रास स्टेट से अलग करके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया अक्टूबर 1953 में। अब जब भाषा के आधार पर एक राज्य की गठन हो जाती है तो चारों तरफ से अनेक भाषाएं बोली जाती थी हर देश में, हर तरफ।
तो चारों तरफ से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग तेज हो गई। अब सरकार के लिए मुश्किल बढ़ जाती है कि अब तो चारों तरफ से भाषा के आधार पर जो है सो राज्यों की मांग बढ़ने लगी है राज्य के पुनर्गठन का। और नई नई देश आज़ाद हुए थे, अनेक तरह की समस्याओं से जूझ रहा था अपना देश। इसी समय में एक नए आयोग की गठन की जाती है सरकार के द्वारा, और उस आयोग का नाम है फजल अली आयोग का गठन किया जाता है, कमीशन का। कब? दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया जाता है, और इसका नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग। अब फजल अली आयोग का जो गठन किया गया, फजल अली कमीशन कमिटी, इसके मेंबर थे 3। गठन कब किया गया? मैंने बताया दिसंबर 1953 में, दिसंबर 1953। इसके 3 मेंबर थे। एक तो खुद फजल अली जो चेयरमैन भी थे, फजल अली, ओके। और दूसरा मेंबर थे के.एम. पन्नीकर। के.एम. पूछा गया है ये सवाल, इसको बढ़िया से देखिए, के.एम. पन्नीकर। और तीसरा मेंबर जो थे वो थे एच.एन. कुंजरू। ये 3 हो गए। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब? सितंबर 1955 में सरकार को सौंपा सितंबर 1955 में। और सितंबर 1955 में रिपोर्ट यह लिखते हुए सौंपा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, होना तो चाहिए। मतलब इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, बट देयर शुड नॉट बी वन स्टेट फॉर वन लैंग्वेज। मतलब एक राज्य और एक भाषा की बात को इन्होंने खारिज कर दिया। जो हर एक भाषा के लिए लोग जो एक राज्य की मांग करने लगेंगे तो ये सही नहीं। भाषा के आधार पर रीऑर्गेनाइजेशन, अगर बहुत बड़ा मास एक भाषा को बोल रहा है और उस भाषा से वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन प्रभावित होता है तो किया जाना चाहिए, और ये उचित भी है। और उसके बाद से फिर उस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना शुरू होगा। क्लियर है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका। आए प्रश्न पे, तो के.एम. पन्नीकर थे, हृदयनाथ कुंजरू, एच.एन. कुंजरू भी थे, और फजल अली भी थे। तो सही आंसर होगा डी, दैट इज ए, बी एंड सी तीनों। बढ़े आगे। चलिए अगला प्रश्न है, लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? बिल्कुल, सर कर्जन वायली की हत्या वीर सावरकर के द्वारा, उधम सिंह के द्वारा, या मदन लाल ढींगरा के द्वारा, किनके द्वारा की गई थी? तो सही उत्तर है सी, मदन लाल ढींगरा, जिनके द्वारा इनकी कर्जन वायली की हत्या कर दी जाती है। और कब की जाती है? 1 जुलाई 1 जुलाई 1909 को। और इसी केस के कारण, इसी पर उनका मुकदमा चलता है और इसी के कारण उनको फांसी दे दी जाती है। 16 किनको? मदन लाल ढींगरा को 16 अगस्त 1909 को उनको फांसी दे दी जाती है। क्लियर? बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सामाजिक पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 17 मई 1934 को इसका गठन हुआ था। इससे सही आंसर मई 1934 लेना चाहिए, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर ई दे के रखा हुआ था। जो भी वजह हो, ये 17 मई 1934 है। तो ये अगर डेट को कंसीडर किया होगा तो ये ई दिया होगा, जो नन ऑफ द एबव क्लेम हुआ था इस क्वेश्चन पे। अन्यथा ये डेट आप याद रखिए 17 मई 1934। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, जीके गोखले। सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं, दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा, आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ। अब देखिए, मैंने क्या बताया था, जो देश के बाहर भी आज़ादी के लिए संघर्ष जारी था। कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे
आंदोलनकारी थे जो देश के राष्ट्रीय आंदोलन को भारत के बाहर से मजबूती प्रदान कर रहे थे। और उसमें से एक थे सुभाष चंद्र बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बाहर से इस आंदोलन को हवा दे रहे थे। और आज़ाद हिंद फौज की गठन होती है और आज़ाद हिंद फौज के क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण उन पर एक मुकदमा चलाया जाता है दिल्ली के लाल किले में। तो पूछा गया प्रश्न, जो दिल्ली के लाल किले में जो आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा चला था वो कौन सी ईस्वी थी? तो मैं बता दूं आपको, नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किला में आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा होती है। तो सही उत्तर है ए। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किन मुद्दों का सामना किया? जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अपने देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्हें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण एक चुनौती है, वो है सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतरण हेतु अन्न की कमी। उस समय में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू हो गया तो हमारे देश में अन्न की कमी हो जाती है और लोगों से आह्वान करते हैं कि हम एक टाइम का खाना नहीं खाएंगे लेकिन पाकिस्तान से लड़ेंगे जरूर, अपने देश की स्वतंत्रता, आज़ादी और अखंडता को अक्षुण्ण बना के रखेंगे। और सब लोगों से अपने अपने खेतों में काम करने के लिए भी आह्वान किया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। अब एक प्रश्न बनता है, जो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ, कब, कैसे? तो आपको बताना है जो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी। बाद बाकी दूसरा बात है, जो उस समय में पाकिस्तान से युद्ध भी चल रहा था, तो 1965 का पाकिस्तान का धुर्त वाला युद्ध फिर से चालू था, तो ये पाकिस्तान का युद्ध। और इसी समय में हमारे देश में भाषा को लेकर भी एक विद्रोह चली हुई थी, तो दक्षिण भारत में हिंदी विरोधी आंदोलन विद्रोह भी था। तो ये तीनों समस्याएं ऐसी गंभीर समस्याएं थी जिनका सामना लाल बहादुर शास्त्री को करना पड़ा था और बहुत ही बेहतरीन तरीका से इन समस्याओं से वो निपटे थे। तो सही उत्तर होगा डी, ए, बी और सी तीनों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है, बिहार में बहावी, देखिए बहावी आंदोलन से एक दो बार नहीं, मुझे लग रहा है अगर TRE 1, TRE 2, TRE 3 का देखें तो 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, 4, 4, 3 जा 12 एग्जाम अभी तक होता है। 12 एग्जाम में से कम 10 एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसको बहावी आंदोलन को निश्चित तौर पर देखें आप लोग, क्लियर है? तो बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र पटना था। इससे संबंधित जो नेतागण थे उस नेताओं का नाम आपको ध्यान में रखना है, ईस्वी सन का रखना है, कारण क्या था और इसका दमन कैसे हुआ। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। तो ब्रह्म समाज का प्रभाव मेनली सीमित रह गया था कहाँ पर? शहरी शिक्षित वर्ग तक ही। और आपको बताना है जो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, ये याद होगा आपको, कब? 1928 और 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है, किनके द्वारा? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन के राय के द्वारा। फिर बाद में जो है सो ब्रह्म समाज का ये प्रश्न, मतलब एक बार नहीं 3 बार ये प्रश्न भी पूछा है ब्रह्म समाज से संबंधित। फिर बाद में ब्रह्म समाज का आदि ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज के रूप में विभाजन हो जाता है उनकी मृत्यु के बाद, जब कुछ लोग अलग अलग विचारधारा के लोग जुड़ जाते हैं ब्रह्म समाज से, तो इसका विभाजन 2 बार विभाजन होता है। तो ब्रह्म समाज की पूरी हिस्ट्री, पूरी इतिहास आपको देख के रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अंतिम प्रश्न है यह, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। अब इससे प्रश्न जो पूछे जाते हैं, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में विभिन्न लोगों ने बहुत अलग अलग बातें बोली थी, तो उनके वक्तव्यों को, उनके कथन को आपको याद रखना है। ये पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था उसके बारे में याद रखना है, कितने लोग वहाँ पर पहुंचे थे जब पहली बार गठन हुआ था कांग्रेस का, तो ये बात आपको याद रखना है। और महत्वपूर्ण भूमिका किन लोगों ने निभाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में। उसके बाद एक प्रश्न ये पूछा जाता है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बना था वो इससे पहले किस संस्था का नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा जाता है? किन 2 संस्थाओं के मर्ज होने से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण होता है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो मुख्य रूप से जो इनसे संबंधित थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
स्थापना से संबंधित वो कौन थे? A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम थे और पहले अध्यक्ष थे कौन? बताइए। नहीं बताऊंगा मैं। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी, इन तीनों में से कोई भी नहीं थे। A.O. ह्यूम ने स्थापना किया था और पहले चेयरमैन थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्लियर? तो इसका सही आंसर होगा ई, नन ऑफ द एबव। क्लियर है? तो इस तरह से पीके की पाठशाला पर आप लोगों के लिए उपलब्ध है TRE 1, TRE 2, TRE 3 के सारे प्रश्नों का डिटेल एनालिसिस, और हम लोगों ने कोशिश किया है कि किस तरह के प्रश्नों की प्रवृत्ति क्या रही है, किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, उसको ट्रैक करने की कोशिश की गई है। मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगा और आप जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं इसे जरूर देखेंगे और इसी के आधार पर अपने तैयारी को अंजाम देंगे, ताकि आपका सिलेक्शन अगर TRE 1, TRE 2 या TRE 3 में नहीं हो पाया तो TRE 4 में आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो। और अपने तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए पीके की पाठशाला से जुड़े लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।